आपके किसी कंपनी से पैसे लेने बाकी हैं और वो पैसा रिकवर करने से पहले ही वो कंपनी पे मोरेटोरियम इशू हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं? आप कोई रिकवरी सूट फाइल ही नहीं कर सकते, ना सिविल और ना ही 138। तो क्या आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे? और ये मोरेटोरियम है क्या चीज़, जानिए मेरे इस वीडियो में। मेरा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पास हुआ है 1 मार्च 2021 का। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें ये जजमेंट के आने के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर आउट करने के लिए मैंने सिंपल तरीके से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस वीडियो में। ये जो केस हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि दो कंपनी थी। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उसको कुछ गुड्स एंड सप्लाई किया गया था। तो वो गुड्स सप्लाई करने के बाद जो ड्यू अमाउंट था वो अच्छा खासा ड्यू अमाउंट रह गया था। वो ड्यू अमाउंट था 24 करोड़ का, 24 करोड़ 20,91,054 रुपीज़। इतने बड़े अमाउंट के बदले में वो कंपनी जिसने वो सर्विसेज ली थी चेक इशू करती है, कुछ 51 चेक्स इशू करती है। अब जो कंपनी ने वो चेक लिया, उसने एक एक करके वो चेक को डिपॉजिट करना शुरू किया बैंक में, लेकिन वो हर चेक बाउंस होते गए और यही रिमार्क आता गया कि फ़ंड इनसफिशिएंट है। तो जैसे जैसे वो बाउंस होता गया, एक एक करके उन्होंने 138 की कंप्लेंट फाइल करना शुरू कर दी। इसी दौरान में कंपनी को ऐसे लगा कि भाई ये जो कंपनी एक्यूज़ कंपनी है, ये कंपनी के अगेंस्ट में मुझे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए। तो इसीलिए वो गया एनसीएलटी के सामने और एनसीएलटी के सामने उसने एक एप्लीकेशन फाइल किया कि भाई इस कंपनी को जो है वो ख़त्म कर दो। देखिए, इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो बन चुका है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों, जैसे कि आपके पास चेक्स है या और भी कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप 138 के साथ साथ एनसीएलटी प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। इसका जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप उसे भी प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ये कंपनी ने भी सेम वही काम किया। ये कंपनी गई एनसीएलटी के सामने अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये एप्लीकेशन डाली जाती है, तो इस एप्लीकेशन को देखकर स्क्रूटिनाइज कर जो एनसीएलटी को लगता है कि भाई ये मैटर में दम है, इसीलिए वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, एडमिट किया जाता है। जैसे ही उस एप्लीकेशन को एडमिट किया जाता है, उस कंपनी के अगेंस्ट में मोरेटोरियम इशू हो जाता है। मोरेटोरियम इशू हो गया तो उसके बाद जो एक्यूज़ कंपनी थी वो जाती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जाके ये कहती है कि चूँकि मेरे अगेंस्ट में मोरेटोरियम इशू हो गया है, तो अभी मेरे अगेंस्ट में कोई भी केसेस नहीं चलने चाहिए, तो इसीलिए जितने भी 138 केसेस है ये सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाएँ। इसे देख से हाई कोर्ट में पहले इसकी सुनवाई होती है। हाई कोर्ट जो है 138 की प्रोसीडिंग को ख़त्म करने के लिए मना कर देता है। वो ये कहता है कि भाई सिविल सूट जो है वो ख़त्म कर दिए जा सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन 138 चूँकि एक क्रिमिनल केस है तो इसके ऊपर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ये केस चलेगी। फिर इसके बाद जो है एप्लीकेशन जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ों का संज्ञान लेता है और ये कहता है कि भाई सिर्फ सिविल रिकवरी सूट ही नहीं बल्कि 138 की रिकवरी सूट को भी स्टॉप किया जा सकता है। इसीलिए जितने भी 138 की प्रोसीडिंग है उसे क्वैश कर दिया जाता है कंपनी के अगेंस्ट में। देखिए, इसके अंदर बहुत सी टेक्निकल चीज़ें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया रहेगा कि वो एनसीएलटी में जाता है, अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एक एप्लीकेशन डालता है कि ये कंपनी को जो है वो बंद कर दिया जाए। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन जो है वो एडमिट हो जाती है, यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब ये जो इसके बाद का जो पॉइंट है इस जजमेंट के अंदर, उसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा इस कोड के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये कोड के अंदर कोई भी पार्टी एनसीएलटी में जाके ये गुहार लगा सकती है कि जो भाई कंपनी है, जो कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पा रही या फिर अपने जो है बिल्स के पेमेंट्स नहीं कर पा रही, इस कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए। इसे जो है वो बैंकरप्ट डिक्लेयर करके इसके एसेट्स को जो कर्जदार है, जो जिन्होंने कर्ज उनको दिया है, क्रेडिटर्स है, उनमें बांट दिया जाए। ये एप्लीकेशन 3 टाइप के लोग फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर,
फाइनेंशियल क्रेडिटर जो ये एप्लीकेशन फाइल करेगा अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कोड। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब वो होता है वो बंदा जिसने कंपनी को पैसे दिया था लोन के तौर पर और उसने वो पैसे उसे रिटर्न नहीं किए। दूसरा बंदा होता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर जो ये एप्लीकेशन फाइल करेगा अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कोड। ऑपरेशनल क्रेडिटर का मतलब होता है कि उसने कंपनी के साथ कोई लेन देन किया, उसे कुछ गुड्स एंड मटेरियल प्रोवाइड किया या उसे कोई सर्विसेज दी और उसके बाद उसके पैसे बनते हैं और जो कंपनी ने उसको नहीं दिए। और सबसे लास्ट एप्लीकेशन आता है एप्लीकेशन सेक्शन 10 के अंदर। ये एप्लीकेशन खुद वो कंपनी जो कर्ज में डूबी हुई है वो कंपनी खुद अपने अगेंस्ट में डाल सकती है, ये बोल के कि भाई मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, हमारी जितनी भी एसेट्स है सारी चीज़ों को ख़त्म करके आप जितने लोगों में बांटना है आप बांट दो। ये भी कंपनी खुद के लिए अगेंस्ट में कर सकती है। तो सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 इसमें जब एप्लीकेशन कोर्ट में पुटअप होती है यानी कि एनसीएलटी में पुटअप होती है तो उसके बाद एनसीएलटी पहले देखती है कि भाई ये एप्लीकेशन में दम है या नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर है या नहीं। तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स पुटअप किए जाते हैं और एनसीएलटी सारी चीज़ें देखती है तो वो एप्लीकेशन को एडमिट करती है। तो जब एप्लीकेशन एडमिट होती है तो उस वक्त मोरेटोरियम इशू होता है। मोरेटोरियम इशू होता है सेक्शन 14 ऑफ द कोड में। इसका सिंपल मतलब होता है कि प्रतिबंध लगाया जाता है कंपनी के ऊपर कि वो कंपनी अपने एसेट्स के साथ कभी डील नहीं करेगी, यानी कि वो ज़रूरत इसकी इसलिए होती है ताकि कंपनी के मैक्सिमम एसेट्स को बचाया जा सके, ताकि जब कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो वो एसेट जो है उसके क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। वरना कैसा होगा कि ये नाम के तौर पर खाली एक प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी और उस बीच में जो है कंपनी हो सकता है कि अपने एसेट्स निकाल दे, किसी को बेच दे, या फिर अगर केस अगर फाइल होता है तो वो केस लंबा चलेगा, फिर उसके ऊपर क्लेम आएगा। तो फिर बाकी के क्रेडिटर्स का क्या, जो दूसरे क्रेडिटर्स हैं या जिन्होंने उनको कर्ज दिया है या उनके लिए काम किया है, फिर उनके पैसे तो रह जाएंगे। तो उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, मैक्सिमम उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए इस प्रोसीजर को इशू किया जाता है जिसे हम मोरेटोरियम कहते हैं अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कोड। इसके अंदर ना ही कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, ना ही कंपनी किसी और के ऊपर केस कर सकती है और ना ही कंपनी जो है अपनी ही प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकती है। मोरेटोरियम इशू होने के साथ साथ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किए जाते हैं अंडर सेक्शन 16 ऑफ द कोड। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं। इसमें क्या होता है व्यूअर्स कि जो भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनके पावर्स पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए जाते हैं। अब वो लोग जो है वो कंपनी को डील बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जो लोग भी डील करेंगे वो ये लोग होंगे इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो ये जो प्रोफेशनल इंटरिम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जब तक अपॉइंट नहीं होता तब तक के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है, उसे हम कहते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये लोग जो है वो कंपनी को डील करते हैं। तो ये जो मैं अभी जब आपको बता रही थी मोरेटोरियम, ये मोरेटोरियम कब तक रहता है? जब तक ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये मोरेटोरियम रहता है। या तो जो है कंपनी के बीच में कोई एक नया रास्ता निकल आए, जैसे कि समझ लीजिए कोई दूसरी कंपनी, बड़ी कंपनी आती है और वो आके वो ये कहती है कि भाई मैं जो हूँ ये कंपनी के पूरे लायबिलिटी पे ऑफ करने को तैयार हूँ, मैं जो है ये कंपनी को ख़रीदने को तैयार हूँ। तो इस तरीके से अगर कोई दूसरी कंपनी आके इस कंपनी को ख़रीद लेती है तो ये कंपनी के सारे लायबिलिटी, सारे कर्ज को चुका देती है। चुकाने के बाद ये कंपनी फिर से रिवाइव हो जाती है और फिर से जो है फंक्शन करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके मैनेजिंग कमेटी चेंज हो जाती है। जो नई कंपनी जिसने उसको टेक ओवर किया है उसकी मैनेजिंग कमेटी उसके अंदर बैठ जाती है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका कि अगर कंपनी को पूरी तरीके से लिक्विडेशन में डाल दिया जाए, यानी कि पूरी तरीके से कंपनी के पूरे एसेट्स को ख़त्म करके बेच के जितने भी क्रेडिटर्स हो गए या दूसरे जो भी जिनका क्लेम बैठता है उनको दे दिया जाता है और देकर जो है कंपनी को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया जाता है। तो ये जब दो प्रोसीजर होते हैं तो उस वक्त तक मोरेटोरियम चलता है। मोरेटोरियम तब तक फिनिश नहीं होता, यानी कि समझ लीजिए कि पूरा कंपनी का फैसला होने तक ये जो चीज़ें, जो प्रतिबंध है वो चालू रहता है। तो जब ये प्रतिबंध चालू रहता है तो ऐसा नहीं कि कंपनी खुद किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती, लेकिन वो कंपनी को अपने डायरेक्टर्स के थ्रू नहीं केस फाइल कर सकती। कंपनी को अगर वो केस फाइल करना है किसी के अगेंस्ट में तो कंपनी अपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के थ्रू कर सकती है। वो लोगों को पूरा राइट होगा कि डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो साइन करे, अफर्म करे, जो भी करे वो उनको राइट होगा। तो उनके थ्रू जो है कंपनी अपनी रिकवरी प्रोसीडिंग कर सकती है दूसरों के अगेंस्ट में। लेकिन कंपनी के अगेंस्ट में कोई रिकवरी प्रोसीडिंग, किसी किस्म का कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता। यहाँ तक ये प्रोविज़न आपको समझ में आ गए।
ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, सेम यही चीज़ ये केस के अंदर हुआ कि जब मॉरिटोरियम इशू हो गया तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, वो कंपनी के डायरेक्टर्स हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाकर उन लोगों ने क्वेश्चन प्रोसीडिंग डाल दिया। वो ये बोल के डाला कि जब मॉरिटोरियम इशू होता है तो सारी की सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लग जाता है, यानी कि कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस नहीं कर सकता, कंपनी किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती। और ये लोगों ने जो हम पे केस किया था वो कुछ कुछ केस मॉरिटोरियम के इशू होने के पहले के भी थे, मॉरिटोरियम जब तक इशू हुआ उसके बाद के भी थे। तो ये जो सेक्शन ये कहता है कि कोई केस अगर ऑलरेडी फाइल हो गया है तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा और नया केस तो फाइल कर ही नहीं सकता। तो यही प्रोविज़न के बेसिस पे जो है वो डायरेक्टर्स कंपनी के वो जाते हैं हाई कोर्ट में जाके कहते हैं कि भाई ये 138 की प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दो, ख़त्म कर दो, क्योंकि मॉरिटोरियम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हाई कोर्ट क्वैश करने से मना कर देता है। कोर्ट ये कहता है कि भाई ये जो है ये 138 की प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ये जो प्रतिबंध लगाया जाता है ये रिकवरी प्रोसीडिंग के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी कि सिविल सूट हो गए, समरी सूट हो गया, इस किस्म के सूट के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके क्रिमिनल केस के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाने की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। तो हम जो है 138 के प्रोसीडिंग को क्वैश नहीं करेंगे, ये होता है। तो फिर ये जो डायरेक्टर्स हैं ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में सेम चीज़ की गुहार लगाते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई जब इसके अंदर कहा गया है कि रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं होगी तो 138 है क्या, 138 भी तो एक तरीके की रिकवरी प्रोसीडिंग ही है। ये कहा जाता है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, लेकिन वो एक्चुअली है तो सिविल ही, क्योंकि उसमें भी आप पैसे रिकवर करते हो, भले उसके अंदर जेल होती है एक्यूज़ को, लेकिन उसके साथ साथ आपके पैसे भी रिकवर होते हैं। तो एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो भेड़ के रूप में भेड़िया है, यानी कि 138 जो है वो ऊपरा ऊपरी तो क्रिमिनल दिखता है लेकिन ये एक्चुअली सिविल है। तो इसकी खाल अलग है और ये अंदर से एक्चुअली अलग है। तो इसीलिए हम 138 को भी क्वैश करते हैं, 138 प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती। अब इसके अंदर जो है एक और चीज़ का संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा कि भाई ये जो प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म होगी तो कंपनी के अगेंस्ट में ख़त्म होगी, लेकिन कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, जैसे कि कोई एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, जैसे कि इंसान, इसका तो कोई जिक्र नहीं है पूरे के पूरे कोड के अंदर। इसके अंदर बताया गया कंपनी के बारे में। तो इसीलिए उन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उसमें से कुछ केसेस ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट में थे, कुछ केसेस ऐसे थे जिसके अंदर कंपनी को भी एक्यूज़ बनाया गया था और साथ में डायरेक्टर्स को भी एक्यूज़ बनाया गया था। तो जितने केसेस सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट में फाइल किए गए थे उसे क्वैश कर दिया गया, क्योंकि यह कंपनी के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन कुछ प्रोसीडिंग जो कंपनी के भी अगेंस्ट में थे और उसके अंदर डायरेक्टर्स को भी पार्टी बनाया गया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी को जो है कंपनी के अगेंस्ट में मैटर क्वैश होएगा, लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं वो तो भाई नेचुरल पर्सन है, वो तो कोई कंपनी नहीं है, उनके अगेंस्ट में केस चालू रहेगा। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उन डायरेक्टर्स के ऊपर वाइकेरियस लायबिलिटी आती है। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि करे कोई और भरे कोई, यानी कि जो कंपनी की जो लायबिलिटी है उसके कहीं ना कहीं जो है ये लोग भी जिम्मेदार होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड बाकी के डायरेक्टर्स, क्योंकि यही लोग तो हैं जो कंपनी को चलाते हैं। अगर ये प्रॉफिट में अगर उसका शेयर लेते हैं, उसका श्रेय लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट का, तो लॉस में भी उनको जो है सफ़र करना पड़ेगा। इसीलिए आप कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्योंकि 138 की प्रोसीडिंग है, इनिशिएट भी कर सकते हो और कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो और कुछ कुछ डायरेक्टर्स ऐसे थे जिनके अगेंस्ट में जो है प्रोक्लेमेशन तक इशू हुआ था, तो जज ने कहा कि भाई अभी ये प्रोक्लेमेशन भी इशू हो गया है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, ये चालू रहेगा, जो इंडिविजुअल जो डायरेक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में चालू रहेगा। इतना आपकी समझ में आ गया? चलिए, ये चीज़ें तो हम सब समझ गए कि भाई जो भी है प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती अगर मॉरिटोरियम इशू हो जाता है, प्रोसीडिंग इनिशिएट भी नहीं कर सकते और कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो क्या आप पैसा बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर सकते कंपनी के अगेंस्ट में? भाई आपके तो पैसे बनते हैं। भाई इसका एक सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पैसे बनते हैं, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, तो ये डॉक्यूमेंट लेके जाइए आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के सामने। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपके पैसे आपको रिटर्न करेगा अगर उसे ऐसा लगता है कि भाई आपका क्लेम जो है वो जेन्युइन है। तो ये चीज़ों के लिए भी ये चीज़ों को जो कोर्ट कहता है कि भाई जब आपके पैसे आपको मिल रहे हैं, जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपको दे रहा है, तो आपको सिर्फ पैसे से मतलब है ना, तो फिर केस क्यों करना?
इसीलिए जो है केस के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, ये भी एक उसका रीज़न है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आए तो आपको कोर्ट में जाने से अच्छा आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के सामने चले जाइए, अपना क्लेम रखिए और पैसे ले लीजिए। तो ये था मेरा आज का जजमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो 138 में मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। मैं और भी वीडियोज़ बनाती रहूँगी, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच।